अगर आपका भी पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो गया या बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, या आप चाहते हैं कि हमारी पीएफ का पैसा आसानी से निकल जाए, रिजेक्ट ना हो, बिना किसी प्रॉब्लम की पैसा खाते में आ जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब इसके बाद आपका विड्रॉल क्लेम फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर लोगों में होड़ लग जाती है कि हम अपना पीएफ का पैसा कब निकाल लें, क्या ये पीएफ का पैसा फंस तो नहीं जाएगा। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि हमारी पीएफ जो है हमारी सैलरी से कट गई है, अब ये कब निकलेगा, या निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। वैसे तो पीएफ एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक स्कीम है जो हम जैसे कर्मचारियों की भविष्य की चिंता करती है और उसके लिए पार्शियली जिम्मेदारी भी निभाती है। खैर, इस पर बाद में बात कर लेंगे। चलिए अभी जानते हैं कि वो कौन से मोस्ट प्रोबेबल रीजन है जिसकी वजह से पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला रीजन जानते हैं। पहला ये हो सकता है पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र, यानी इसका पहला ए नंबर आता है कि पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम पेंडिंग। यानी आपने पिछले कंपनी का अगर कोई क्लेम फॉर्म सबमिट किया है ट्रांसफ़र के लिए न्यू कंपनी में, तो आपको चेक कर लेनी चाहिए कि वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, यानी ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म सेटल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पेंडिंग है उस स्थिति में आपका जो पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है रीज़न कि आपका ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म रिजेक्ट, यानी आपने जो ट्रांसफ़र फॉर्म सबमिट किया है वो रिजेक्ट हो चुका है, वो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। उसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच या पीएफ कोड मिसमैच। तो आपको इसकी रीज़न को पता करनी चाहिए और उसको ठीक करके उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करनी चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि ट्रांसफ़र क्लेम ये टू सबमिट, यानी अभी तक आपने ट्रांसफ़र क्लेम सबमिट नहीं किया, यानी आप एक से अधिक कंपनी में काम कर चुके हैं और उसके लिए आपको ट्रांसफ़र क्लेम फॉर्म सबमिट करनी चाहिए, लेकिन आप सबमिट नहीं किए हैं, उसके पहले ही आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिए हैं। तो ये ट्रांसफ़र क्लेम के 3 मोस्ट रीज़न हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद अप्लाई करनी चाहिए। चलिए अब इसका दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ नेम मिसमैच और फादर नेम मिसमैच, यानी आप अगर आपका नाम पीएफ में या आपके फादर नाम मिसमैच है तो इस वजह से भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यानी आपको ये चेक कर लेना चाहिए जो आपका नाम आपके आधार में है और जो आपके पीएफ में है वो सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इसका सबसे पहले करेक्शन कराना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। इस पर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि डेट ऑफ लेविंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिसमैच। अब इसमें क्या गलती हो सकती है कि मान लीजिए कि कंपनी ABC में आप काम कर रहे हैं अभी, और आप क्या करते हैं कि छुट्टी लेकर के आप जा कर के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं, यानी आप मान लीजिए बिना बताए भी जा कर के ज्वाइन कर जाते हैं। तो जो कंपनी पहले वाली कंपनी है वो आपकी इंतज़ार करेगी 10 दिन 12 दिन, हो सके आप लौट जाएँ। वो क्या करेगी आपकी 31 या महीने के लास्ट में आपकी डेट ऑफ लिविंग यानी एग्जिट दिखा देगी, और आप क्या करेंगे कि दूसरी कंपनी में जाकर के बिना बताए ज्वाइन कर लीजिए 10 दिन पहले ही, तो वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो पहले की चढ़ जाएगी। अब ये मिसमैच हो जाएगा कि जो पहले वाली कंपनी है आपको तो 31 अक्टूबर को डेट ऑफ लिविंग दिखा दे, लेकिन आप किसी कंपनी में मान लीजिए जाकर के 20 तारीख को बिना बताए ज्वाइन कर जाते हैं, तो वो तो ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 20 तारीख को दिखा देगी। अब ये मिसमैच होगा कि आप पहले वाली कंपनी छोड़े ही नहीं, दूसरे वाली कंपनी पहले ही ज्वाइन कर ली है, तो इसको आपको करेक्ट कराना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत गलती लोग कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, यानी आपके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पीएफ में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसको सबसे पहले करेक्शन करा लेनी चाहिए, उसके बाद आपको अप्लाई करनी चाहिए। ये सबसे मोस्ट रीज़न हो सकता है रिजेक्शन होने का आपका विड्रॉल फॉर्म का। पांचवा सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि केवाईसी पेंडिंग, यानी अभी तक आपने केवाईसी अपने पीएफ के लिए पूरा नहीं किया है, उसके पहले ही अप्लाई कर दिए हैं, इस वजह से भी आपका क्लेम फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने केवाईसी को पूरा करनी चाहिए, उसके बाद ये विड्रॉल के लिए अप्लाई करनी चाहिए। इसमें आप केवाईसी के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक दे सकते हैं, और तीनों में जो है आपकी जो है नेम मिसमैच नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। आप उसके बाद ही केवाईसी करिए, अन्यथा ना करिए, पहले ठीक कराइए उसके बाद करिए। अगला छठा रीज़न ये हो सकता है कि नेम मिसमैच इन बैंक पासबुक, यानी आपने जो बैंक की केवाईसी की है उसमें आपका नाम एज पर पीएफ के रिकॉर्ड के अनुसार नहीं मिल रहा है या आपके आधार के रिकॉर्ड से नहीं मिल रहा है, यानी आपकी स्पेलिंग भी गड़बड़ होगी तो भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देख लेनी चाहिए जो आपका जो बैंक में नाम है वो आधार में है वो है नहीं है,
या फिर जो पीएफ है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ही अप्लाई करिए, अन्यथा सबसे पहले बैंक का जो है नेम करेक्शन करा लीजिए, उसके बाद केवाईसी करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। बैंक में ये भी हो सकता है कि आपने बैंक पासबुक दिया और उसमें आईएफएससी कोड मेंशन नहीं है, आपने ऐसे ही बैंक पासबुक की कॉपी सबमिट कर दी, भले ही आप केवाईसी कर चुके हैं, उस स्थिति में भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या आपने कोई अनक्लियर्ड कॉपी दिया, अनक्लियर्ड का मतलब आपको जो बैंक पासबुक दिए हैं उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी विजिबल सही रूप से नहीं है, उस स्थिति में भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, बहुत सारे बैंकों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है, तो अभी क्या हुआ है कि सभी की आईएफएससी कोड चेंज हो गए हैं। तो आपको ये भी देख लेना पड़ेगा कि आपका जो बैंक आईएफएससी कोड चेंज हुआ है, जो करंट में आईएफएससी है वो देनी चाहिए, ना कि पुराने वाली। तो फिर से आपको केवाईसी करना पड़ सकता है। अगर आपकी बैंक मर्ज हुई है तो फिर से केवाईसी करिए, उसके बाद आप ये विड्रॉल के लिए अप्लाई करिए। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि लोग 2 महीने की पीरियड पूरा करते ही नहीं हैं और पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर देते हैं। यानी पीएफ के अनुसार अगर आप 2 महीने से बेरोजगार हैं, कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आपकी पीएफ कहीं कट नहीं रही है, जमा नहीं हो रही है, तो आपको बेरोजगार माना जाएगा। इस स्थिति में आप अपना पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आपकी पीएफ निकल सकती है। बहुत से लोग ये पता नहीं होती, वो क्या करते हैं कि नौकरी छोड़ते हैं, 5-6 दिन के बाद चले जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं। उस स्थिति में आपकी पीएफ क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें नौकरी छोड़े हुए 2 महीना हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद ही अप्लाई करनी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों है कि 2 महीने की पीरियड दिया गया है कि उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अभी किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं और आज मान लीजिए 20 तारीख है, आज आपने नौकरी छोड़ दी और चले गए। आप क्या करते हैं, अगले महीने में 2-3 तारीख को अप्लाई कर देते हैं और उस समय चाहती है कि हमारी पीएफ का पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी में आप 20 तारीख तक काम कर रहे हैं, उस कंपनी की सैलरी बनेगी 5-6, 4-5 तक तो बनती है, या 1 से लेकर के 5 तक बनती है। उसके बाद जो है एक रिटर्न ईसीआर फाइल किया जाता है, यानी आपकी जो पैसा कंपनी ने डिडक्शन की है वो पैसे अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करती है, यानी 20 दिन तो यही हो गए। उसके बाद फिर पीएफ ऑफिस में अपडेट होने में टाइम लगता है, तो ये प्रक्रिया लेकर के 1 महीना यहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से सारी प्रोसीजर और प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 महीना टाइम लगते हैं। कंपनी की तरफ से ही 1 महीने के टाइम लग गए। तो इस तरह से पीएफ ऑफिस को भी कुछ टाइम लगता है आपके पासबुक को अपडेट करने में, अकाउंट को अपडेट करने में, तो कम से कम 2 महीने की टाइम हो जाती है। और इसीलिए पीएफ ऑफिस ने कंडीशन दे रखा है कि कम से कम 2 महीने जॉब छोड़े हुए होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि अब आपका पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, निकल जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।